Hello dear students, welcome back to Jora IAS. I am Upasna and today we are going to do our lecture number 17 of our polity lecture series in which we will cover president. So in last chapter we have done emergency provisions, right? In which we have seen कि बहुत ही बड़ा रोल होता है president का, right? President हमारे जो है उनके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी होती है emergency जब लग जाती है तब। अब हम जानेंगे कि प्रेसिडेंट ऑल टुगेदर प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स हैं या क्या रोल है प्रेसिडेंट का, कैसे कोई प्रेसिडेंट बन सकता है या फिर क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सब अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, पहली बात तो प्रेसिडेंट होता कौन है। प्रेसिडेंट हमारे जो कंट्री है इन इंडिया वी कॉल हिम एज हेड ऑफ द स्टेट। ये होता है हमारे हेड ऑफ द स्टेट। हम इन्हें नॉमिनल हेड भी बोल सकते हैं। अभी नॉमिनल हेड क्यों बोल सकते हैं वो आगे वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे। और ये कौन होते हैं, हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्यों होते हैं, कोई भी प्रेसिडेंट हो, जैसे अभी तो हमारे द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है, उनसे पहले जो थे फिर वो थे उस टाइम पे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मींस ये पोस्ट जो है ना, इस पोस्ट पे जो होगा दैट पर्सन विल बी कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नॉट कि आपका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वही होंगे, नहीं, जो भी प्रेजेंट में आपके प्रेसिडेंट होंगे वो हो जाएंगे हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या सिंबल दर्शाता है हमारे प्रेसिडेंट जी, यूनिटी इंटेग्रिटी सोलिडिटी ऑफ द नेशन। नेशन के यूनिटी इंटेग्रिटी के बारे में हमें सिंबल है हमारे एक तौर पे। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 सॉरी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में होंगे हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहली बात तो इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। इलेक्शन में कौन कौन होता है, एक तो ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं होती, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर का देखते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तब हम देखते हैं कि जो भी मेजोरिटी में है हम सारे लोग ही जाते हैं वहां पे वोट देने के लिए। जो मेजोरिटी में होता है, जिसकी सबसे मतलब 51% से ज्यादा या फिर जो भी मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के लिए सेम प्रोसीजर यूज होता है? आंसर इज नो। आंसर क्या होता है इसका, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे, हमारे लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव है, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और इनके ही द्वारा आगे प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। तो यहां से क्या होता है कि यहाँ पर हम बैठे हैं, राइट, हमने इनको इलेक्ट किया, इन्होंने इनको इलेक्ट किया, तो इनडायरेक्टली ये हमारे ही हुए। क्यों क्यों क्योंकि इनको भी हमने इलेक्ट किया था, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ये प्रेसिडेंट हमारे। इनमें इनके इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों, मींस हमारा फुल पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करता है। और कौन होते हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स की, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना, इलेक्टेड, यहां पर भी आपने इलेक्टेड पढ़ा है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड आपको पता होंगे, जो इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं जो सीधा जैसे हम राज्यसभा में देखते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, कई वो होते हैं नॉमिनेटेड। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी। ये सारे देखिए, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का कि इलेक्टेड इलेक्टेड इलेक्टेड, बिकॉज प्रीलिम्स में कई बार ऑप्शन ये वाला आया है कि इलेक्टेड या फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ या फिर बोथ मेंबर्स ऑफ दिस ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि इलेक्टेड वर्ड होना जरूरी है। अभी प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, यही सेम चीज चार्ट में बता दी गई है आपको, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाइसली एंड इजीली। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रह गए, चाहे वो पार्लियामेंट के, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, वो क्या होंगे, इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। और द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौडुचेरी के सिर्फ आ रहे हैं ना वहां पर तो इलेक्टेड मेंबर्स, बाकी जो हमारी यूटीज है उनका क्या,
उनका कोई भी मेंबर नहीं आएगा, लेकिन जो दिल्ली और पुडुचेरी उनके सिर्फ इलेक्टेड आएंगे और नॉमिनेटेड उसमें भी नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द president. Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in the presidential election. To achieve this, the number of votes which each elected member of the, इसका मतलब क्या है? सीधा हम अगर देखें तो क्या है, इलेक्शन की बात की गई है कि कैसे इलेक्शन होगा। एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। ये पहली बात तो ये याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो इस मेथड से होगा। अब ये क्या है, आई टेल यू इन नेक्स्ट स्लाइड। All doubts and dispute in connection with election of the president are inquired into and decided by Supreme Court. Supreme Court के द्वारा इनका जो है इलेक्शन का हमारा फाइनल आता है और फाइनल डिसीजन आता है और इसी से डिसाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चोज द इनडायरेक्शन, आपने देखा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम चुनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये क्यों किया गया, सीधा क्यों नहीं किया गया ऐसे? पहली बात तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एज सच इनका कोई ऐसा रोल नहीं है कि सीधा इनके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल हो कोई चीज, क्योंकि इनको सलाह लेनी पड़ती है हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इन सबकी जो है सलाह लेनी पड़ती है। तो इनका जैसे एज सच रोल नहीं है कि खुद कुछ, जैसे हम बोल रहे डिस्क्रिशनरी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती है, सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये, और अगर कर भी ले तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली ऑन इंडियन फाइनेंसेस। अब ये देखिए यहां पर मैं आपको बताती हूँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। ये मान लीजिए कैंडिडेट ए है, बी है, सी है और डी है, ये चारों खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। आपको जो वोटिंग लिस्ट मिलेगी, इफ यू आर द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, उनकी बात करिए जो वोटर्स हैं इनके इलेक्शन में, तो उनको ऐसे लिस्ट मिल जाएगी प्रेसिडेंट के नाम की। तो उन्होंने अपना प्रेफरेंस बताना है कि फर्स्ट नंबर पे मैं इनको चाहता हूँ, सेकंड पे इनको, थर्ड पे इनको एंड फोर्थ पे इनको चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दे विल सी। अभी जैसे मान लीजिए एक राउंड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट एंड फोर्थ कैंडिडेट, मान लीजिए इनको मिले हैं 100 वोट्स, इनको मिले हैं 30 वोट्स, इनको मिले हैं 70 वोट्स और इनको मिले हैं 50 वोट्स। अगर हम मेजॉरिटी देखें तो इनका मेजॉरिटी बन चुका है, और अगर वैसे मेजॉरिटी वाइज ही देखना होता तो हम इनको विनर डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 51% नहीं बन रहा है। वाई? अगर हम इनको सबको प्लस करते हैं इट इज 250, राइट? ये 100, ये 100, ये 50, 250 का अगर हम हाफ ले तो दैट इज 125। अगर 51% मतलब 125 से प्लस ही होना चाहिए आपके मैम, मतलब आप मेजॉरिटी देखें तो, ठीक है, वो नहीं बनी है अभी तक 51%, राइट? तो क्या होंगे, अभी दोबारा से जो इसको सबसे कम मिले है दैट इज सेकंड, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे। एक और राउंड, मतलब एक और राउंड तो नहीं, अभी उन्हीं के हम प्रेफरेंस देखेंगे। जैसे अभी मेरे ये सेकंड नंबर है, इनको मैंने क्या दिया था, सेकंड सी प्रेफरेंस दिया था, मींस ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी, सेकंड थी, थर्ड थी। अब क्या हो जाएगा, जो ये वाली प्रेफरेंस है ये ऊपर आ जाइए। मान लीजिए किसी ने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे सेकंड कैंडिडेट को ही दे रखी थी, और सेकंड जो थी वो दे रखी थी फर्स्ट कैंडिडेट को। अभी ये तो रेस से बाहर हो गए हैं, राइट? तो इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस थी, अब उनका देखा जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस के बेस पे, ठीक है, तब जाकर ये होंगे हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे ये। ठीक है, कब तक ये होगा, जब तक 51% नहीं हो जाता। क्या इसके लिए दोबारा दोबारा से वोट डालिए? नहीं, क्योंकि हमने प्रेफरेंस अलॉट कर दी है कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। ठीक है, अभी वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमएलए कैसे डिसाइड होगी, जो उनकी पूरी स्टेट की पॉपुलेशन है XYZ। ठीक है, फिर ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वो लगा के ऐसे, यहाँ पर आपकी एग्जांपल दी हुई है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको नीचे रखना है, टोटल पॉपुलेशन को, फिर उनका जो भी आंसर आता है दैट वुड बी काउंटेड एज योर वैल्यू। क्या एक एमएलए की दूसरे एमएलए से चेंज हो, मतलब वेरी करेगी? यस करेगी। एमपी की करेगी? यस करेगी। क्यों? टोटल वैल्यूज ऑफ द वोट, क्योंकि वैल्यू तभी बन रही है ना जब वैल्यू वेरी करेगी। फिर इलेक्टोरल कोटा जो आपका क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्स अपॉन, मान लीजिए x अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1, ऐसे करके बनेगा। वैसे एज सच ये इतना नहीं पूछा जाता कि हाँ ये क्या बन रहा है, बट हाँ ऐसे पूछ सकते हैं कि ये
इज दिस द वैल्यू, इज दिस द, क्या आपकी वैल्यू वेरी कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये चीजें भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर वही दिखाया गया कि जनरल इलेक्शन में हम एक वोट डालते तो दैट इज काउंटेड एज वन, लेकिन एमएलए और एमपी में दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। फिर हमारी क्वालिफिकेशन और ओथ क्या होती है कि कैसे, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली बात तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, फिर 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए आपकी, देन आप मेंबर ऑफ लोकसभा को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए वो आप में है कि नहीं, यस है तो आप बन सकते हैं। और ये देखिए सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे अभी हम देखें यूएस का, उसमें क्या होता है सिटीजन ऑफ यूएस बाय बर्थ होना चाहिए वो, क्या इंडिया में वो है, नहीं, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, बाय बर्थ हो नहीं हो, चाहे आप, हमने देखिए हमने पहली चैप्टर्स में किया था ना सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो, आप कोई भी तरह की सिटीजनशिप लेके प्रेसिडेंट बन सकते हो। He should not hold any office of profit under यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप आईएएस हो, ठीक है, फिर आप जाके प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन लड़ रहे हो, पहले आपको वो पोस्ट खाली करनी पड़ेगी फिर जाके आप वहां जा सकते हो। President must be subscribed by at least 50 elector and 50 proposer and 50 electors as seconders। proposer 50 चाहिए और 50 seconders चाहिए, और उनको इतना पैसा ना जो है कैश में जमा कराना पड़ेगा आरबीआई में। सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, ये सबको करानी पड़ती है। अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो तो आपको भी करानी पड़ेगी ए, अगर बी खड़ा हो रहा है तो बी को भी करानी पड़ेगी, ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट जो है वो ना खड़े हो जाए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, विच इज अ वेरी मिनिमल अमाउंट प्रेसिडेंट की इलेक्शन में खड़े होने के लिए। बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, जो मींस प्रेसिडेंट मान लीजिए आज आप चुने गए हो, कल आपकी ओथ है, सेकेंड डे आपकी ओथ है, तो आपको ओथ में क्या क्या लेना पड़ता है, ओथ टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की आप इज्जत करोगे और प्रोटेक्ट करोगे और डिफेंड करोगे अपने आप को, आप इंडिया के लोग और इंडिया की भलाई में समर्पण करोगे। और ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ये कौन करवाते हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेल, वन क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट यू शुड आंसर बाय योरसेल्फ, ठीक है। अगर वो नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट का वो अवेलेबल होने चाहिए, मींस सीजीआई अगर नहीं आए हैं, अगर अभी नहीं है, एब्सेंस है उनकी, कहीं पे गए हैं, कुछ भी है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो करवाएंगे। अभी कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट ऑफिस की, कंडीशन मींस कि क्या क्या उनको करना पड़ेगा, लाइक क्वालिफिकेशन की अभी कंडीशन भी है। एक तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने देखा था नहीं होना चाहिए, और किसी भी, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी भी उसमें वो मेंबर नहीं होने चाहिए। वो एक तो ही इज, अभी उनको देखिए राष्ट्रपति भवन हमने देखा है ना, अगर आपने नहीं देखा तो गूगल पे रिसर्च कीजिए कि राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है। उनको फ्री में वहां रहने के लिए मींस पद मिलता है उनको, ना तो कोई पेमेंट देना ना कोई रेंट दे, मींस कोई रेंट नहीं देना, कुछ नहीं देना उनको। ऑफिशियल रेजिडेंट उनकी वही होगी, मींस आपका जैसे घर है, मान लीजिए आप XYZ सिटी में रहते हो, आप प्रेसिडेंट बन गए तो आप राष्ट्रपति भवन में रहोगे, ठीक है, वो आपका ऑफिशियल रेजिडेंस होगा। जैसे आईएएस आईपीएस बनने के बाद आपको एक ऑफिशियल घर मिलता है ना, आपको सरकार देती है, वैसे ही जो ऑफिशियल घर प्रेसिडेंट को मिलता है दैट इज राष्ट्रपति भवन। और उनको क्या मिलता है, एम्यूलमेंट्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, प्रिविलेजेस मिलते हैं, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा निश्चय किए जाते हैं उनको। और उनको क्या मिलता है, एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस, कोई भी उनकी, जब भी वो टर्म में ऑफिस के, अगर मान लीजिए अभी वो ऑफिस में है, लाइक अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, अभी वो ऑफिस सर्व कर रही हैं, तो अभी उनका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। अभी चेंज इन द सेंस इंक्रीज हो सकता है पर डिक्रीज नहीं हो सकता। टर्म क्या इनकी, इंपीचमेंट वैकेंसी कैसे होता है अब ये जानते हैं। प्रेसिडेंट 5 इयर्स के लिए होते हैं, इनका टर्म फिक्स्ड है, 5 इयर्स का टर्म फिक्स्ड है। इंपीचमेंट इनकी कैसे हो सकती है, द इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, कोई भी इनिशिएट कर सकता है इंपीचमेंट के चार्जेस। अभी वो कैसे कर सकता है, एक तो वो चार्जेस जो है 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस, मान लीजिए
200 हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, 200 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, तो कितने लोगों को चाहिए? 1/4 इज 50 लोगों के एटलीस्ट साइन चाहिए, एटलीस्ट कम से कम हमारे साइन चाहिए ऑर्डिनेंस पे कि हाँ आपको जो इम्पीचमेंट है उनको इनिशिएट करना है। और 14 डे नोटिस भी देना पड़ेगा आपको प्रेसिडेंट को, पहले आप प्रेसिडेंट को नोटिस दोगे फिर ही आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ आज ही आप सीधा प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए वोटिंग करवा रहे हो। उसके बाद जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होता है, 2/3 मेजोरिटी होती है ना पूरे हाउस की, तब जाके क्या होगा, इट इज सेंड टू द अदर हाउस। जैसे मान लीजिए सॉरी राज्यसभा में आपने उसको इनिशिएट किया, अभी हमने देखा कि 200 मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है 200 मेंबर है, 50 ने कर दिया, अभी 2/3 कितना होगा इसका, 2/3 200 का 2/3 जो भी होगा उतने से क्या होना चाहिए, इसका अप्रूव होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी से, फिर ही जाके ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप सिंपल मेजोरिटी से जो इसको मींस पास कर दो देन यू विल गो टू द लोकसभा, नो यू हैव टू गेट इट मेजोरिटी बाय 2/3 मेजोरिटी, ओके। विच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, फिर वो चार्जेस इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज राइट टू अपीयर, वो अपीयर हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उनको राइट टू अपीयर है, यस है, कि क्या चल रहा है, क्या कैसे मेरे को इम्पीच कर रहे हैं, क्या ये दलीलें पेश कर रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, वो चीजें देखने का उनको हक है। इफ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासिस, फिर सेम वही 2/3 मेंबरशिप से, अगर 2/3 मेंबरशिप से राज्यसभा से हो गई है, देन 2/3 मेंबरशिप, सॉरी मेंबरशिप कह रही हूँ मेजोरिटी से अगर लोकसभा में भी हो गई है, देन द प्रेसिडेंट वुड बी रिमूव्ड। सेम गोज फॉर वाइस वर्सा, कि पहले लोकसभा से हो सकती है 2/3, यस हो सकती है, उसके बाद राज्यसभा से हाँ जी हो सकती है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, ये सारी पावर्स है उनके पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी, वीटो, ऑर्डिनेंस, पार्डनिंग। अभी इन डिटेल पढ़ते हैं। अभी सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आता है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के, फॉर्मली उनके नाम के अंडर होंगी। जैसे इमरजेंसी पास हो रही है उनके नाम के अंडर होगी, कोई लॉ पास हो रहा है उनके नाम के अंडर होगा, कोई ऑर्डिनेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई अमेंडमेंट हो रही है उनके नाम के अंडर होगी, उनके साइन के नीचे होगी। देखा जाएगा, आपने देखा होगा असेंट मिलना चाहिए प्रेसिडेंट का, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, तो एंड में प्रेसिडेंट के साइन होंगे तभी वो लॉ बनेगा। ऐसे ही नहीं कि दोनों हमारे सभा ने पास कर दिया तो बन गया जी, नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू गिव फॉर्मल मींस फॉर्मल असेंट देना पड़ता है उनको, फिर ही होगा। he can make his rule he can make rules for the more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the minister। जो भी मींस अगर उनको काम जो होगा हमारी गवर्नमेंट का, मिनिस्टर्स का, अगर उनको सही करने के लिए उनको कोई रूल्स बनाने पड़ रहे हैं, दैट ही कैन मेक। अब ये अपॉइंट करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती है, किन किन को इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट इनको अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हमारे कैग जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी जिसकी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट, और गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन। आगे भी कई है। हमने देखा होगा कि आईएएस आईपीएस का जो होता है दैट इज, बोला जाता है ना कि अंडर द सील ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर ही अपॉइंटमेंट होती है। कई बार हमने फोटोज में भी देखा होगा कि आईएएस आईपीएस खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के पास, दैट इज सम दे गो फॉर देयर अपॉइंटमेंट। ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by the minister but it has not been considered by the council। काउंसिल ने नहीं कंसीडर किया लेकिन मिनिस्टर्स ने डिसीजन ले लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर को वो सबमिट करने के लिए कह सकते हैं कि कोई भी उनका जो मैटर होगा उसको। और क्या, ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एससी एसटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एससी एसटी कमीशन होती है, बैकवर्ड कमीशन होती है, उनको कौन अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो दैट इज अपॉइंटेड बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ओके, सो दिस वी हैव टू रिमेंबर, कीप इन माइंड।
ही कैन ऑल्सो अपॉइंट इंटरस्टेट काउंसिल, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंटरस्टेट रिलेशंस में, ठीक है 15th हमारा चैप्टर था राइट, उसमें हमने इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट करेंगे राइट। ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज, यूटीज के जो हेड होंगे वो यही होंगे सीधा एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो इनके द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। और शेड्यूल एरिया कोई डिक्लेयर करना है तो दैट ऑल्सो इज डन बाय आवर प्रेसिडेंट, सेम गोज फॉर शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। अभी लेजिस्लेटिव मींस लॉ मेकिंग पावर्स क्या होती है, एक तो समन और प्रोरोग कर सकते हैं। समन मींस बुलाना, प्रोरोग मींस जैसे डिसकंटिन्यू हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं पार्लियामेंट को, लोकसभा को यही डिसॉल्व कर सकते हैं। और ज्वाइंट सिटिंग है बोथ दी हाउसेस की, वो कौन बुलाता है, क्या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा बुलाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बुलाता है, नो, ही इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये याद रखना है आपको, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। और ये मैसेज सेंड कर सकते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जब भी कोई बिल पेंडिंग है पार्लियामेंट में या कोई और रीजन है। ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा, किसी भी मेंबर को लोकसभा के वो कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, किस लिए, टू प्रिसाइड ओवर प्रोसीडिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज फॉल वेकेंट, मींस स्पीकर भी नहीं है आपके और डेप्यूटी स्पीकर भी, मींस मान लीजिए नहीं है वैकेंट टर्म की पोस्ट, तब वो किसी को भी बोल सकते हैं कि आप जाके स्पीकर वाला पोस्ट एक पर ले लीजिए और प्रोसीडिंग देखिए जाके। और सेम गोज विद राज्यसभा, जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होते हैं। ये आप सबको पता होगा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, ही इज आवर वाइस प्रेसिडेंट। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स, देखिए ये अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के वोट नहीं करेंगे, ये वही मेंबर्स हैं जो कि अपॉइंट ही प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये किस बेस पे किए जाते हैं, क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बेस पे किए जाते हैं, नहीं, पहली बात तो करते क्या है खुद, ये खुद प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है विद हिज डिस्क्रिशन। अभी वो कौन होंगे, जिनको कोई स्पेशल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, चाहे वो लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट है, सोशल सर्विस है, किसी भी फील्ड में है, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब एक्सपर्ट है, इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन है, तो उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। और एंग्लो इंडियंस जो है कम्युनिटी से, उनका भी 2 मेंबर्स जो है नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के लिए। He decided on questions as to disqualification of member of the parliament in the consultation with election commission, के साथ ये बैठ के कंसल्ट करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के क्या मापदंड होंगे। His prior recommendation of और the permission, उनकी जो पहली प्राइम मतलब वो चाहिए होती है परमिशन, किस चीज के लिए, सर्टेन टाइप ऑफ बिल, आपको याद आ रहा होगा अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है कि ये बिल अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में तो पहले प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, हमको रिकमेंडेशन चाहिए, कौन सा बिल होता है वो, इफ यू कैन रिकॉल, दैट इज मनी बिल, ओके मनी बिल होता है राइट। मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट अगर रेकमेंड करेंगे फिर ही जाके जो है लोकसभा में पेश होगा। ही कैन promulgate ordinances when the parliament is not in session, he can also withdraw an ordinance at any time, ठीक है कोई पास करना है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, that he can do, and also he can also do withdraw an ordinance at any time, कोई ऑर्डिनेंस है वो विड्रॉ वो कभी भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर कैसे होती है, देखिए अभी वही पॉइंट डिस्कस हुआ है मनी बिल वाला कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होगी तभी कर सकते हैं। और तो और जो ग्रांट होते हैं उनकी डिमांड कैसे होगी, पहले कौन उसको वो करेगा, रेकमेंड करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, उसी के बाद ग्रांट आप जो है जारी कर सकते हैं, सॉरी डिमांड रख सकते हैं ग्रांट की। जो हमारा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया राइट, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनका फर्क क्या होता है, if you know that is good, if you don't know go and check your economy lecture, okay, या फिर अपनी इकोनॉमी के नोट से पढ़िए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने कंटीजेंसी फंड क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। तो कंटीजेंसी फंड जो होता है इंडिया का वो
उनके एडवांसेस जो मतलब अगर उससे पैसा निकालना है तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी। ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। पीछे हमने कौन सा कमीशन पढ़ा था? एससी कमीशन, एसटी कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, वो भी कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। अभी फाइनेंस कमीशन भी जो है हमारे प्रेसिडेंट ही करेंगे। जुडिशियल पावर देख लेते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो ओथ लेंगे किसके अंडर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस जो है वो किसके अंडर अपॉइंट होंगे? वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट के अंडर अपॉइंट होंगे। और जो अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं वो भी हमारे प्रेसिडेंट के अंडर ही अपॉइंट होंगे। तो हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस और जो हमारे जजेस है वो किसके अंडर अपॉइंट होंगे? वो भी हमारे प्रेसिडेंट के अंडर ही अपॉइंट होंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस? वो इनके अंडर नहीं होंगे, वो गवर्नर के अंडर होंगे। ओके, ही कैन ऑल्सो सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ये ना आर्टिकल कौन सा है बताओ? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस ले सकते हैं। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। अगर उनको कोई भी लॉ या फिर फैक्ट पे क्वेश्चन हो तो ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट। और क्या कर सकते हैं ये? देखिए अगर किसी को सजा हो जाती है, मृत्यु दंड मिल जाता है, ऐसा कुछ मिलता है, तब ना कुछ पावर्स होती है जो कि वो चीज कैंसिल करा देती है, या फिर कोई जो हमारी सजा है वो कम कर देती है। जैसे अगर किसी को फांसी लगी है वो कैंसिल हो जाता है, उम्र कैद हो जाता है, या फिर किसी को उम्र कैद है तो वो कम हो जाती है। वो कैसे होगी? बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन सी पावर होती है ऐसी? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट मींस रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट। अब ये चीजें क्या होती हैं वी विल डिस्कस जब हम करेंगे इसको इन डिटेल में। डिप्लोमेटिक पावर्स भी जो होती है इनके पास, प्रेसिडेंट के पास, कैसे कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो नेगोशिएट होते हैं या फिर कंक्लूड होते हैं बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, हाउएवर वो क्या होते हैं, अप्रूवल किसका लगेगा? पार्लियामेंट का लगेगा। मिलिट्री पावर्स, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हमारे कौन होते हैं? ही इज आर प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया is our president. Okay, he appoints the chiefs of the army, the navy and the air force. chiefs को ये करते हैं। he can declare war on conclude peace। जो war का अनाउंसमेंट होगा या फिर पीस का अनाउंसमेंट होगा, that would be done by our president। लेकिन क्या वो अपने भी हाथ पे कर सकते हैं? it is subject to the approval of the parliament। इमरजेंसी पावर्स तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में किया था ना, नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल, सॉरी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। वीटो पावर क्या होता है? अब बिल पास, वीटो पावर होता है लाइक डिस्क्रिशनरी पावर। हम बोल सकते हैं कि जब उनका ये डिसीजन यस और नो में आ चुका है तो दैट इज फाइनल। A bill passed by the parliament can be act only if it received the assent of the president। ये हमने बहुत पहले अभी इसी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कर दिया बिल पास दोनों ने लेकिन प्रेसिडेंट साइन नहीं किया तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। दैट इज व्हाट इट इज डिस्कस्ड हियर। ओके, ही हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। कौन से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अंडर आर्टिकल 111? ओके, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, वो यस बोल सकते हैं। ही मे withhold his assent to the bill, वो होल्ड कर सकते हैं। he may return the bill, रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन जब वो रिटर्न हो गया और वो दोबारा से पास होके आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, he has to pass it। पर मनी बिल को नहीं कर सकते बस, क्योंकि वो हुआ ही उनकी रिकमेंडेशन पे है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या? अंडर आर्टिकल 123 द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी हमने बहुत थोड़ी सी स्लाइड्स पहले ही पढ़ा था समन। ठीक है, और वो यही वही चीज बताई गई है कि जब पार्लियामेंट की रिसेस है उस टाइम पर ये कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस को प्रोमulgate। ओके, दीज ऑर्डिनेंसेस हैव द सेम फोर्स एज इफेक्ट एज एन पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट का एक्ट होगा वैसे ही सेम जो है इसकी
क्या होगी, इफेक्ट होगा। नहीं तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर इसका तो मीन्स पार होने का कोई मतलब ही नहीं है। सेम होगा तभी तो होना चाहिए ना पार। पार्डनिंग पार, अभी हमने थोड़ी देर पहले पार्डन, रेमेट, ओके ये चीजें पढ़ी थी, वो क्या थी। अभी पार्डनिंग देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल 72 हमें मतलब प्रेसिडेंट को पार्डन ग्रांट करने का हक देता है, अधिकार देता है, जो कि कन्विक्टेड है किसी भी केस के लिए। पनिशमेंट और सेंटेंसेस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। पनिशमेंट और सेंटेंस इज अ बाय कोर्ट मार्शियल। सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। अभी हमने पढ़ा था ना फांसी की सजा, उसको भी माफ कर सकते हैं ना प्रेसिडेंट, दैट इज व्हाट कॉल्ड हियर। ठीक है, देन पार्डनिंग में क्या क्या होता है, पावर प्रेसिडेंट की 5 तरह की होती है। पार्डन, it removes both the sentence and the conviction and completely absolves। देख लीजिए, ये वर्ड completely absolve कर देता है, सारे सेंटेंसेस उनके हटा दिए, पनिशमेंट हटा दिया, कंप्लीट उनको छुटकारा मिल गया। फिर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन में क्या होता है, इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म। में मान लीजिए किसी को मिल गई फांसी की सजा, उसको क्या क्या है, चल तू फांसी मत करो, तुम ऐसे करो उम्र कैद ले लो, ठीक है, स्ट्रिक्ट वाली। Remission, it implies reducing the period of sentence without changing its correct। मान लीजिए किसी को बोला गया है कि आपकी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट है 2 years के लिए, उसको बदल के उन्होंने 1 year का कर दिया हो, ठीक है, दैट इज रेमिशन। रिस्पाइट क्या होता है, इट डिनोट्स अवॉर्ड। इनके ना आप ट्राई करना कि आप कोई ट्रिक बना सको, तो लाइक हम बना लेते हैं ना ट्रिक्स, तो आप अपने हिसाब से बनाना तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। अभी रिस्पाइट क्या होता है, इट डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेस सेंटेंस टू इन अ प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। जैसे किस कोई औरत प्रेग्नेंट है, उनको कोई रिगोरियस पनिशमेंट दे दी है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देना, या फिर कोई फिजिकली कुछ हो जाता है किसी बंदे को, ठीक है, उस चीज की कम कर देना। फिर रिप्राइव, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। स्टे लगा देना मतलब नॉर्मल हम वर्ड में करें, रिप्राइव को स्टे लगा लेना होता है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे, टेम्परेरी पीरियड के लिए। अंडर आर्टिकल 161 द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर को भी मिलती है पार्डनिंग पावर, लेकिन एक उसमें ना फर्क होता है। अभी हम क्या फर्क होता है, मतलब 2 फर्क होते हैं मेनली, तो अब देख लेते हैं क्या होता है। गवर्नर, ये वो चीज बोल गई है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते। वो कौन सी, एक तो एक सेंटेंस टू डेथ होगी, अगर फांसी की सजा, देखिए यहाँ पर भी लिखा है डेथ सेंटेंस है, उनको नहीं कर सकता गवर्नर, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, कोर्ट मार्शल जो होता है, वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है, कोर्ट मार्शल, ठीक है, तो वो भी गवर्नर नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। So that was all for today's class. Hope you understood everything I have taught you. Have a nice day. Thank you.